पाकिस्तान और दुनिया भर में JNN के लाखों नाजरीन को सलाम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो अरसा कदीम से ख़वातीन को शायर और अदीब सिनफ़ नाजुक के नाम से पुकारते रहे हैं और मर्दों को आमतौर पर मर्द आहन के अलकाब से नवाजा जाता रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर आप मेडिकल साइंस के रूह से देखें तो अल्लाह ताला ने ख़वातीन में पेन को या दर्द को और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की जितनी सलाहियत दी है और कुर्बानी देने की जो कैपेसिटी ख़वातीन के अंदर दी गई है वो शायद मर्दों में ना हो। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि मेरा अभी तक ज़िंदगी में कोई मेजर सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई और मेरे जैसे अगर मैं 100 मर्दों को इकट्ठा करूँ तो शायद 100 में से हार्डली 2, 4 या 5 लोगों की कभी ऑपरेशन की नौबत आई होगी। लेकिन अगर मैं अपनी ही उम्र की 100 ख़वातीन से बात करूँ तो शायद 40 से 50 ख़वातीन ऐसी होंगी जिनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी सर्जरी हुई होगी। और नाज़रीन, सर्जरी या ऑपरेशन कोई सा भी हो, उसमें जो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो ये होती है कि ऑपरेशन के बाद जब हमारे अंदर के अज़ा उसमें हीलिंग हो रही होती है, ज़ख़म भर रहा होता है, तो वो इर्द गिर्द के दूसरे अज़ा और हमारी जो अंदर झिल्लियाँ होती हैं उनके साथ चिपक जाते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव एडहीरेंस। और वो चूँकि ख़वातीन में सर्जरी का तनासुब मर्दों की निस्बत कई गुना ज़्यादा होता है तो ये कॉम्प्लिकेशन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के हमारे प्रोग्राम का यही मौजू है और मैं अपने वैल्यूड पैनलिस्ट का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाइला इसरार, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, पोली क्लिनिक जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम एक इदारा है इस्लामाबाद में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। थैंक यू वेरी मच। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी प्रोफेसर डॉक्टर नबीला शामी, सरबराह हैं गायनी डिपार्टमेंट लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की और डायरेक्टर भी हैं मेडिकल एजुकेशन LMDC। उसके साथ साथ बोर्ड मेंबर हैं कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लाहौर। कराची से हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर आयशा ताज, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गायनेकोलॉजी की लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची से। तो गुफ्तगू का आगाज़ हम प्रोफेसर नाइला इसरार से करेंगे कि डॉक्टर साहबा, जिस तरह मैंने इब्तदाइये में बताया कि ये एडहीरेंस बन जाते हैं, तो इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरह से बनते हैं, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने इस जगह पे मदऊ किया और मुझे एक अपने ख़यालात और बातें शेयर करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब जहाँ आपने बात की है कि सर्जरीज़ की बढ़ गई हैं और ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ख़वातीन की सर्जरीज़, क्योंकि 50% हमारी पॉपुलेशन ख़वातीन की है, तो सर्जरीज़ बहुत ज़्यादा गायनेकोलॉजिकल एंड नॉन गायनेकोलॉजिकल फ़ीमेल्स की होती हैं। और जब भी कोई सर्जरी होती है, जो हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म या सिस्टम्स ऑर्गन्स हैं वो बहुत डेलिकेट और नाजुक होते हैं। जब आप सर्जरी करते हैं तो उनमें कुछ जब ज़ाहिर है आप कट भी लगाएंगे, ब्लीडिंग भी होगी, आप डिफरेंट पैक्स भी यूज़ करते हैं, आप औजार भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी चेंजेस आती हैं। तो आपकी बॉडी जो है उसको रिएक्ट करती है और हील करती है। हीलिंग मेनली बाय ब्लड होती है, जो कैपिलरीज बनती हैं और उस जगह को जो ब्लड की वजह से वो हीलिंग होती है। तो जब वो हीलिंग होती है तो उसकी वजह से बहुत दफ़ा एडहीजन्स बन जाती हैं। फिर अपना मरीज़ों का बॉडी रिस्पॉन्स भी डिफरेंट है। कुछ लोगों का जो बॉडी है वो एडहीजन्स कम बनाती है, जैसे कुछ लोगों का अगर ज़ख़म हो तो उसका निशान जल्दी भर जाता है, छोटा पड़ता है। कुछ लोगों का वो ज़ख़म का निशान बहुत बड़ा बनता है। इसी तरह इंटरनल बॉडी जो है वो बार बार वो इसी तरह इसको रिस्पॉन्ड करती है। और हमारी टेक्निक्स पे किस ऑर्गन की सर्जरी हो रही है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है इस एडहीजन्स के बनने में। तो नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि जिस तरह कोई बैरूनी चोट लगे और उसमें ज़ख़म आपका भरता है तो आप देखते हैं कि वो एक ग्रैनुलेशन टिश्यू से हम कहते हैं वो बन रहा होता है। उसी तरह जब ऑपरेशन होता है मरीज़ का तो अंदर उसका एक ज़ख़म होता है जिसको टांके भी लगाए जाते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स भी पड़ती हैं, औजारों से उसकी हैंडलिंग भी की जाती है। और उसके बाद जब हम बंद कर देते हैं तो फिर जब अंदर हीलिंग या ज़ख़म भरता है तो उस दौरान वो दूसरे अज़ा के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से एडहीरेंस बन सकते हैं। अब हम डॉक्टर आयशा ताज से पूछते हैं जो कि कराची से हमारे साथ हैं कि डॉक्टर साहबा, ये जो एडहीरेंस का इशू या प्रॉब्लम है, क्या ये पाकिस्तान में ही है या ये तरक्की याफ्ता ममालिक में भी पाया जाता है? इस पर हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइएगा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। एडिशंस का मतलब है एक चीज़ों का सर्जरी के दौरान एक दूसरे से मिल जाना, जुड़ जाना। उसकी वजह से हमारी आंतों को नुकसान हो सकता है, आंतें काम करना बंद कर सकती हैं, पेशेंट को आगे सब फर्टिलिटी हो सकता है। सब फर्टिलिटी मतलब कि आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट को क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है, जिसका यूजुअली कोई कॉज नहीं होता, लेकिन पेशेंट हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। सो ये 4-5 कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली पेशेंट को होती हैं आफ्टर सर्जरी। अब हम डॉक्टर नाइला से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि जो अमराज निस्वां, ये जिसे हम गायनेकोलॉजी कहते हैं जी, उसके लिए जो सर्जरी करनी पड़ती है उसमें एडहियंस बनने का चांस होता है। जी। तो कॉमन कौन से ऐसे गायनी के ऑपरेशंस हैं जिसमें एडहियंस बनने का रिस्क बढ़ जाता है ख़वातीन में? देखिए, एक तो ये मैं बात बता दूं कि जो एडहीजन्स हैं ये मोस्टली ज़्यादातर सर्जरीज़ के बाद बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी वजूहात भी ख़वातीन में होती हैं जिनमें बग़ैर सर्जरी के भी एडहीजन्स बन जाती हैं। जैसे लोग TBAs या दाई से कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, इन्फेक्शंस अगर बहुत ज़्यादा हो, अपनी पर्सनल हाइजीन, बैड जो अनहाइजेनिक यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स है, या कुछ और तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से ये एडहीजन्स बग़ैर ऑपरेशन के भी बन सकती हैं। और अगेन इसमें अपना बॉडी रिस्पॉन्स, अपनी सेहत, अपनी जो एक इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें काउंट करती है। गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज़ जो मोस्टली होती हैं वो ट्यूमर्स की, फाइब्राइड्स की, रसौलियाँ जिन्हें उर्फ़ आम में सिंपल ज़बान में कहते हैं, या किसी जो कि बेज़ादानी की भी हो सकती हैं और बच्चेदानी की भी होती हैं, उनकी वजह से होती है, या इस तरह के कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, डिफरेंट ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से गायनोकोलॉजिकल होती हैं। जो ऑब्स्टेट्रिकल सर्जरीज़ हैं जो हामला ख़वातीन की होती हैं वो सबसे ज़्यादा सिजेरियन सेक्शंस हैं। सिजेरियन सेक्शंस और हमारे मुल्क में बड़े ये तकलीफ़ दे बात है कि हम लोगों के पास ट्रेंड नहीं है आर्जी वक्फा करने का। तो एक सिजेरियन से अभी एक माँ ने अभी पूरी तरह सेहतमंद हुई नहीं होती तो वो अगला सिजेरियन हो जाता है, अगला हुआ नहीं होता तो तीसरा सिजेरियन हो जाता है। स्पेसिंग नहीं हो रही जी, होती है जो एक जिसको कहते हैं ना कि आर्जी वक्फा, रिवर्सिबल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हमारे पेशेंट्स ऑप्ट नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, तो उसकी वजह से वो फिर 2-3 सिजेरियन के बाद फिर वो मेजर कॉम्प्लिकेशन बन जाती, जिसके बाद मेजर सर्जरीज, मेजर प्रॉब्लम और मेजर एडहीजन्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी रसोलियों का जिक्र किया, तो ये जो बच्चादानी की और बेजादानी की ओवरी या यूट्रस की जो रसोलियाँ या फाइब्रॉइड्स हैं, ये भी काफ़ी कॉमन है हमारे मुल्क में? देखिए, अब कॉमन एक तो आबादी ज़्यादा है हमारी, डायग्नोसिस ज़्यादा हो रही हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो हेल्पिंग हमारे एड्स हैं टू डायग्नोज एनी प्रॉब्लम वो ज़्यादा हैं, अप्रोच टू द हॉस्पिटल्स पेशेंट्स की भी इजी हो गई हुई है, हर एक के जहन में और ये लोगों को आगाही है कि आपने इस तकलीफ़ के लिए ज़रूर हॉस्पिटल जाना है। तो ये भी अब ज़्यादा डायग्नोज होते हैं और ज़्यादा मतलब आपको देखने में मिलते हैं। नाज़रीन, आप लोगों के नॉलेज में होगा कि जब भी प्रेगनेंसी या हमल होता है किसी खातून को तो 2 तरीक़ाकार होते हैं बच्चे की पैदाइश के। एक तो ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और दूसरा ये होता है कि डिलीवरी बज़रिया ऑपरेशन या जिसे हम सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। अब हम प्रोफेसर नबीला शामी से पूछेंगे कि डॉक्टर साहबा, सी सेक्शन जब करते हैं या सिजेरियन सेक्शन जब करते हैं तो उसमें किस तरह से एडहियंस बन सकते हैं या टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में चिपक सकते हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद? प्लीज़ डॉक्टर नबीला। डॉक्टर आमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका सवाल है कि सिजेरियन सेक्शन में एडहियंस क्यों बनते हैं या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपस में क्यों चिपक जाते हैं पेट के अंदर। तो उसकी वजह बहुत सिंपल सी है। एक तो हमारी टेक्निक जो है उसमें हम ब्लैडर सेपरेट करते हैं, और जब ब्लैडर सेपरेट करते हैं तो अक्सर लोग उसके बाद किसी गॉज पीस या किसी चीज़ से ब्लैडर को नीचे पुश करते हैं। दूसरा, यूट्रस को बिफोर ओपनिंग, बिफोर इंसिजन इन द यूट्रस, साइडें दोनों जो हैं लेफ़्ट और राइट साइड, उनको पैक किया जाता है। अब इन वजूहात से ये होता है कि जब यूट्रस के ऊपर से स्लाइड करके ये गॉज गुज़रता है तो वो छोटे छोटे एब्रेहियंस कॉज करता है, जिसको हम छोटे छोटे ज़ख़म कहते हैं, जो कई दफ़ा नज़र भी नहीं आ रहे होते, लेकिन बाद में हीलिंग के प्रोसेस के अंदर इसी जगह पे मोमेंटम आके चिपक जाता है और एडहियंस बन जाते हैं। या ये जब ब्लैडर ऊपर आके दोबारा स्टिच किया जाता है तो ब्लैडर को वो रिफोल्ड जो होती है पेरिटोनियम की, वो वहाँ पे डेंसली एडहेरेंट हो जाती है, तो इस तरह से एडहियन फॉर्मेशन
हो सकती है। तो सिजेरियन सेक्शन जो है वो सबसे कॉमन प्रोसीजर है ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर, और इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हमारी टेक्निक में कोई फॉल्ट ना हो कि एडहेरेंस बन सके। अभी प्रोफेसर नबीला ने, डॉक्टर नाइला अभी बात की जी। सिजेरियन सेक्शन की। देखने में आया कि अच्छा, पब्लिक का जो मैं आपको व्यू पॉइंट बताऊं, जी जी तो आम लोगों से जब बात करें तो उनका शायद ये ख्याल होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर साहबा ने जानबूझ के शायद सिजेरियन सेक्शन कर दी है। जी तो उसका ट्रेंड तो बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में जी, बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। कि मेरा ख्याल है एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक शायद 2025 में 50% से ज़ायद सी सेक्शन हुआ करेंगे। तो ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? नॉर्मल डिलीवरी का कम हो रहा है और सिजेरियन सेक्शन का बढ़ता जा रहा इसमें है। जैसे आपने कहा कि 50% तक हो रहे हैं एक स्टडी में, हमारे अपने हॉस्पिटल में जो है वो 40% तक मुश्किल से आता है। अब ये इल्ज़ाम के डॉक्टर कर देते हैं, तो डॉक्टरों को तो कभी किसी ने तारीफ की ही नहीं, मेरा ख्याल इल्ज़ाम मैंने ही इसलिए मिलेगा जान के हमेशा। आपको प्रॉम्प्ट किया है नहीं, कि आप अपना मौक़िफ़ बयान नहीं, कर अब सकें। इसमें देखें, मैं ये नहीं कहती कि नहीं, मैं बता रही हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में 35 to 40% है, जिसको आप बहुत कोशिश करें कि बिलो 30 लाएं और हम नहीं ला सकते। उसमें सबसे एक बड़ी वजह रिपीट सी सेक्शंस है, जिसके 2 दफ़ा बड़े ऑपरेशन हो गए हुए हैं, उसका तीसरी दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और अब डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि ये बच्चे की जान खतरे में है, तो वो उसको हम टाइम नहीं देते, उसके लिए बच्चे के लिए रिस्क होता है। डायबिटीज़, शुगर बहुत ज़्यादा है माओ में, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर, लिवर की प्रॉब्लम। तो ये जितनी डायग्नोसिस होती हैं, जितनी उसके साथ तहकीक के साथ माँ और बच्चे के ख़तरे की वो अलामात जो होती हैं, तो उनमें फिर नॉर्मल डिलीवरी का चांस कम हो जाता है। इसमें अगेन मैं कहूँगी कि फिर हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ की बहुत फेवर में हूँ कि हमें आर्जी वक्फा ज़रूर अपनाना चाहिए तमाम माओं को, अपनी सेहत और अपने ख़ानदान की सेहत के लिए। आपका टॉपिक तो डिफरेंट है एडिशंस, बट इससे हम उनको भी कम कर सकते हैं और उससे भी बच सकते हैं। फिर मैं बड़ी माजरत के साथ कि आजकल माओं में और लोगों में भी जो बच्चे की पैदाइश की तकालीफ हैं, उनको बर्दाश्त करने का हौसला भी नहीं है। ये तो मैं अपनी माँओं को हमेशा बताती हूँ, अपने पेशेंट को, कि हमेशा बच्चा जो है वो तकलीफ़ से, दर्द से ही पैदा होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ताकत और हिम्मत भी दी हुई है। आजकल वो भी हम में थोड़ी बर्दाश्त बहुत कम है, स्पेशली जो हमारे यंग जनरेशन यंग जनरेशन्स में, यंग जनरेशन्स की माओं में भी दे डोंट टॉलरेट कि जी एक पेन आई है, आई क्यों है मेरी बच्ची को पेन। अब वो होना तो पेन से ही है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे दिन की 40 से 50 डिलीवरीज होती हैं, वहाँ पे हमारे पास हर एक के लिए इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि हर एक को हम एपिड्यूरल या पेन रफ़ा करने का इंजेक्शन जो कमर में लगता है वो लगाएं, क्योंकि ये भी हमारे वर्क ओवरलोड की वजह से ऐसे नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और कॉम्प्लिकेशंस, एडहीजन, मेजर हिस्टेरेक्टमीज़, इन सब का भी रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। डॉक्टर आयशा, जैसा प्रोफेसर नाइला ने अभी जिक्र किया कि एडहेरेंस जो हैं उससे यूट्रस या बच्चादानी या ओवरीज, ये जिसे हम बेज़ादानी भी कहते हैं, उसमें भी एडहेरेंस बन सकते हैं उसके इर्द गिर्द, उसके अतराफ़ में। तो आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि अगर ओवरीज के इर्द गिर्द एडहेरेंस बन जाएं तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस एक खातून के अंदर हो सकती हैं? देखिए, जब भी आप सर्जरी करने जा रहे हैं ना, तो आपको पेशेंट को सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि अगर उसके अंदर खून की कमी है उसको पूरा किया जाए, अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाए। ये तो प्री सर्जरी ऑप्टिमाइजेशन हो गई है। उसके बाद सर्जरी के दौरान एडिशन को प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एसेप्टिक टेक्निक्स हों। मतलब ये कि सारी स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो, मरीज़ अच्छा वेल प्रिपेयर्ड हो, सर्जरी के दौरान मिनिमम टाइम लगा हुआ हो। बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग अगर हम सर्जरी का टाइम देते हैं तो उसके अंदर एडिशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा इंट्रा ऑपरेटिवली ब्लीडिंग कम हो, ठीक है, जहाँ ज़्यादा ब्लीडिंग होती है वहाँ एडिशन के चांस ज़्यादा होते हैं। लेस टिश्यू हैंडलिंग, पेशेंट के जो टिश्यूज़ हैं आप उनको ज़्यादा हैंडल ना करें। यूजुअली ऑप्स एंड गायनी में 2 बहुत कॉमनेस्ट प्रोसीजर है जो कि हम परफॉर्म करते हैं, एक सिजेरियन सेक्शन और एक हिस्टेरेक्टमी। सिजेरियन सेक्शन इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रोसीजर इन पाकिस्तान। तो उसको जहाँ भी आप सर्जरी करने जा रहे हैं सिजेरियन सेक्शन के पेशेंट्स के लिए भी ये है कि ऐसी किसी बड़े सेटअप में करवाएं जहाँ इन्फेक्शन का चांस कम हो।
और दूसरी बात ये कि जैसे हिस्टेरेक्टमी या मेजर प्रोसीजर्स कराने जा रहे हैं तो उसके लिए अब बेहतर ये है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करवाइए। ओपन सर्जरीज के साथ एडिशन का चांस ज़्यादा हो। अब नाज़रीन, अब तक हमने एडहेरेंस के मुतालिक तो देख लिया कि किस वजूहात की वजह से बन रहे हैं, कितने कॉमन हैं। अब डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इन एडहेरेंस की पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं उस खातून के लिए। देखें, जो सबसे पहले जो एडहेरेंस की वजह है उसमें जो डॉक्टर्स की और सर्जन की जिम्मेदारी है वो ये है कि वो उन एडहेरेंस के बनने के जो चांसेस हैं या कॉजेज़ हैं उनको कम से कम रखें। टिशू हैंडलिंग बहुत इज़्ज़त और एहतराम से करें, मिनिमल टिशू हैंडलिंग्स करें, जगह को ड्राई ना करें, बहुत ज़्यादा जो पैड्स ये टॉवल्स अंदर रखने होते हैं इनको कम रखा जाए और टिशू को बहुत डेलिकेटली या बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करें। लेकिन जब भी ये एडहेरेंस बन जाती हैं उसके बाद अब डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन की और किस तरह की एडहेरेंस बननी है। अगर आंत का इन्वॉल्वमेंट, अब जो ऑब्स्टेटिकल या गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनमें आपका जो मसाना होता है वो आपके यूट्रस के बिल्कुल करीब होता है, तो उसकी वजह से मसाने का बहुत ज़्यादा करीब हो जाना, पेशाब की तो तकालीफ है वो हो सकती हैं। बड़ी आंत की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो बड़ी आंत के भी मसाइल होते हैं। पेट में एक मुकम्मल जो दर्द हर वक्त होता है वो हर वक्त ही होता रहता है। अगर ओवरीज इन्वॉल्व हो गई हैं तो जो रेगुलर साइकिल्स के साथ जो पेन होता है वो भी बढ़ जाता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये हर एक की डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कि कितनी बनी है एडहेरेंस और कितनी ज़्यादा है या कितनी स्वेयर है। बाज़ लोगों की मल्टीपल एडहेरेंस होती हैं, उन्हें पेन नहीं होती। कुछ लोगों की बहुत डेलिकेट होती हैं, हल्की होती हैं, लेकिन उनकी पेन दर्द जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये आपका टिशू रिस्पॉन्स, बॉडी रिस्पॉन्स, पेशेंट्स की जो टॉलरेंस है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हम प्रोफेसर नबीला शामी की तरफ जाते हैं। आपने पूछा है कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एडहेरेंस कैसे बनते हैं गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में। तो इसी तरह से गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के अंदर जहाँ सेपरेशन होती है, जहाँ टिश्यू डैमेज होता है, जहाँ उसकी रफ़ हैंडलिंग होती है, वहाँ पे एडहेरेंस फॉर्मेशन होती है और ये किसी भी गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी में हो सकती है। ख़ास तौर पे ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी में एज वी टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, सिजेरियन सेक्शन सबसे कॉमन एब्डोमिनल प्रोसीजर है। इसी तरह गायनी की सर्जरी में फाइब्रॉइड्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस होती हैं, कैंसर्स होते हैं और लेप्रोटमीज़ होती हैं। उन सब में भी अगर हमारी टेक्निक में ज़रा भी रफनेस होगी और फिनेस जिसको कहते हैं वो नहीं होगी तो एडहेरेंस फॉर्मेशन होंगी। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में सबसे कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती है। मरीज़ का ज़ख़म ऊपर से ठीक हो जाता है लेकिन मरीज़ बाद में काफ़ी अरसे तक कंप्लेन करता रहता है कि जी मेरे तो यहाँ पे दर्द होती है। वो दर्द जो है एडहेरेंस की वजह से होती है, वो दर्द किसी और वजह से नहीं होती, एडहेरेंस की वजह से और स्ट्रेच की वजह से होती है। और ये अगर हम ऑपरेशन के दौरान इसका कोई तदारक कर सकें तो शायद ये मसाइल मरीज़ों को ना हो और हमारा मरीज़ ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। अच्छा डॉक्टर नाइला, ये भी बताइएगा कि जो अभी आपने क्रॉनिक पेल्विक पेन की बात की कि पेट के निचले हिस्से में मुश्किल जो दर्द खवातीन में एडहेरेंस की वजह से हो सकता है, या जिस तरह डॉक्टर आयशा ने भी जिक्र किया कि ओवरीज के गिर्द बने तो उससे फिर सानवी बांझपन भी हो सकता है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इसमें क्या हम तरीका इलाज है कि हम इसको दोबारा सर्जरी करके करेक्ट कर सकें? उसमें तरीका इलाज ये है, एक तो ये है कि अगर आप किसी भांजपन के लिए या सब फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट इलाज करवाना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो TBS के साथ ट्रीटमेंट है या एक जो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है जिसको उर्फ़ आम में लोग कहते हैं DNC हुई या सफाई करवाई एक बच्चे की पैदाइश के लिए, उसके पास तो करीब से भी ना गुजरें। दूसरा ये है कि जब सब फर्टिलिटी होगी ओवरीज में होगी तो वो ओवरीज की एडिशन हो जाएगी और उसकी वजह से सब फर्टिलिटी। इसके दो तरीके हैं, एक तो पेट के ऑपरेशन के ज़रिए भी एडिशंस को ब्रेक किया जा सकता है, दूसरा लेप्रोस्कोपी जिससे एक ट्यूब डाल के पेट में कैमरे के ज़रिए भी एडिनोलाइसिस जो है वो हो जाती है। जो बाय लेप्रोस्कोप एडिनोलाइसिस है वो ज़्यादा सिंपल है, उसमें एक बड़ा ऑपरेशन जो बड़ा एक कट पेट में लगता है वो नहीं लगता और उससे ज़्यादा बेहतर रिलीव हो जाती हैं। देखिए उसकी प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो ज़्यादा पॉपुलर है। जिनके पास ये लेप्रोस्कोप की फैसिलिटी ना हो वो सिंपल ऑपरेशन ओपन उसके साथ ही इट मींस के एक ऑपरेशन एक काफ़ी मेजर चीज़ होती है, उसके लिए फिर पेशेंट को दोबारा एडमिट होना होता होगा
और वो हाँ दोबारा जी, सर्जरी लेकिन ये करवाना फिर है, पूरा डिपेंड करता है कि process है। तकलीफ कितनी है और उसको अब तो आपने ऑपरेशन किया, अब आप जो तकलीफ है, हमेशा सर्जरी किसी वजह या किसी तकलीफ की वजह से होती है, तो जब पेन होगी और एडहीजन्स ही की वजह से दर्द है तो फिर उसके लिए तो फिर आपको हल निकालना ही है। पहले मेडिसिन दें, सिंपलेस्ट हल करें, जो एक लाइफ केयर एक सिंपल जो एक आपके तरीके होते हैं, गर्म पानी की बोतल लें और सिंपल में उनसे करें, सिंपल मेडिसिन से उन्हें हम इलाज करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे ना हो तो बहुत एक्सट्रीम और फाइनल उसमें जाके होता है। ये हर एक का इट इज़ नॉट, ये नहीं है कि हर एक का एडहीजन की पेन को कम करने के लिए हमने सर्जरी ही करनी है, बाकी तरीक़ों से गुजर के लास्ट में आखिर में सर्जरी आएगी। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर और सर्जिकल एडहेरेंस के ऊपर। अब वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम प्रोफेसर नबीला शामी की तरफ जाते हैं और मैम से ये पूछते हैं कि अभी डॉक्टर नाइला ने जैसा जिक्र किया कि जो यूट्रस या बच्चादानी में गिल्टियाँ होती हैं जिसे हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं, उसके अलावा एक और भी कॉम्प्लिकेशन होती है यूट्रस की जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तो प्रोफेसर नबीला, ये कितना कॉमन है हमारे ख़वातीन के अंदर दोनों बीमारियाँ, और अब कितने % आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो इन दोनों बीमारियों के साथ आपके पास आ रहे होते हैं? फाइब्रॉइड्स जैसे कि आपको पता है एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। 20 से 25% लोग जो हैं उनके अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं और वो फाइब्रॉइड्स कई दफ़ा कुछ भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कह रहे होते, लेकिन बहरहाल वो मौजूद होते हैं यूट्रस के अंदर। एंडोमेट्रियोसिस इसकी निस्बत कम है फाइब्रॉइड्स की निस्बत, लेकिन फिर भी मैं ये समझूंगी कि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी से आए, चाहे वो पेन एब्डोमेन के साथ आए, उनके अंदर कोई तकरीबन 8-9% ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस या सेकेंडरी डायग्नोसिस बनती है या प्राइमरीली डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस ही होती है। सेकेंडरी का मतलब है कि हम जब किसी और चीज़ के लिए उसको स्टडी कर रहे होते हैं या लेप्रोस्कोपी करते हैं या कुछ करते हैं, उसमें एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, या पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स के साथ जो ओवरीज के अंदर मौजूद होती हैं या उसके अलावा भी मौजूद होती हैं। सो दिस इज़ क्वाइट अ कॉमन प्रॉब्लम। बोथ ऑफ दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स, तो फाइब्रॉइड बाय फार इज़ मोर कॉमन। अब हम डॉक्टर आयशा तार से पूछते हैं कि अभी तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक एडहेरेंस बहुत ज़्यादा आम कॉम्प्लिकेशन है किसी भी सर्जरी की। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई नेशनल गाइडलाइंस इसके ऊपर बनाई हुई हैं कि जिनके ऊपर अमल करके हम एडहेरेंस को प्रिवेंट कर सकें? जहाँ भी आप कोई भी सर्जरी करने जा रहे हैं वहाँ ओवरीज की एडिशन को प्रिवेंशन के लिए इंपॉर्टेंट वही पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी एडिशन को आप प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं कि पेशेंट का आप मिनिमम टिश्यू हैंडलिंग करें। जब आप सर्जरी फिनिश करने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का इत्मीनान रखें कि कोई फॉरेन बॉडी अंदर नहीं रह गई है, कोई पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड मौजूद नहीं है, आपने पेशेंट को अच्छा वॉश किया हुआ है और पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है। इन तमाम चीज़ों से हम ओवेरियन एडिशन को या किसी भी एडिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम डॉक्टर नाइला की तरफ दोबारा आते हैं कि डॉक्टर साहब, जिससे आपने बताया कि ट्रीटमेंट के लिए तो दोबारा सर्जरी, अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाए केस तो दोबारा सर्जरी भी करनी पड़ती है। अब हम आते हैं इससे बचाव की तरफ कि क्या क्या जनरल मेजर्स और क्या ख़ास हम ऐसी इंटरवेंशन यूज़ कर सकते हैं कि जिससे एडहेरेंस को हम प्रिवेंट कर सकें। सबसे पहले तो देखिए, मैं दोबारा ये बात रिपीट करूँगी कि 100% एडहीजन्स की वजह जो है वो सर्जरी नहीं होती। जब हम सर्जरी के लिए एब्डोमेन खोलते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एडहीजन्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ इन्फेक्शंस ख़वातीन में भी होती हैं, मर्दों में भी हो सकती हैं, जो डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। एक तो मतलब एडहीजन की वो कॉज है जब आप अपनी सफाई का, सेहत का अच्छा ख्याल रखेंगे और गैर ज़रूरी इलाज अपने नहीं कराएंगे तो आपकी एडहीजन्स कम बनेंगी, इन्फेक्शंस कम होंगे तो एडहीजन नहीं होंगी। अब जो ऑपरेटिव है उसमें सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, रोल प्ले करना चाहिए। मेन उनका रोल है कि जब भी वो सर्जरी करें तो बहुत वो कहते हैं ना, रिस्पेक्ट एवरी टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो जो ह्यूमन बीइंग के टिश्यू की रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करें।
अच्छी तरह हीमोस्टेसिस, जो ब्लड का रुक जाना है, हीमोस्टेसिस जो है वो बहुत अच्छी करें। एरिया को ड्राई बिल्कुल ना करें। बहुत ज़्यादा ड्राई करने से, रब करने से भी एडिशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो आपकी सर्जिकल टेक्निक्स का भी बहुत रोल है, पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव केयर का भी रोल है, पेशेंट के अपने एटीट्यूड का, कि वो अपनी सफाई और सेहत का कैसे ख्याल करता है। अब एडिशन को आप सिर्फ बिस्तर पे लेट के नहीं रोक सकते, आपको मोबिलाइज होना, चलना फिरना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑपरेशन के बाद जल्दी उठ के चले। लेकिन अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपनी सफाई का ख्याल, ज़ख़म की सफाई का ख्याल, ये छोटे छोटे मैयर से हम उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और सिंपलेस्ट मैयर ही हमेशा रखें अपनी जो ट्रीटमेंट या उसकी वजह के लिए। सफाई सबसे बड़ी चीज़ है, और पोस्ट ऑप केयर और मैनेजमेंट और हेल्दी डाइट जो है वो बहुत अच्छी है। और इस तरह की कोई इंटरवेंशन जो ड्यूरिंग सर्जरी हम कुछ इस्तेमाल जी, करके उसमें इंटरवेंशंस में ये है कि एक तो कुछ ऐसी चीज़ें, फ्लूइड्स जो हमारे हॉस्पिटल में कॉमनली पाए जाते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ब्लड सर्जरी में है, मेजर ब्लड ना आप उधर छोड़ें, लेकिन बिल्कुल ड्राई ना करें। कुछ आजकल जेल भी आ गई हुई हैं जिनको अगर हम ज़ख़म की जगह पे लगा दें तो एडिशंस कम बनते हैं, जो कि थोड़ी सी ज़ाहिर है कॉस्टली हैं। वो हर मरीज़ अपनी मर्ज़ी से, अगर हम उन्हें समझाएं तो वो समझ भी जाते हैं और वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो भी अभी क्योंकि एक एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा इन ट्रायल नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये प्रैक्टिकली उनका रोल इन सब चीज़ों का है। तो वो जेल्स जो आजकल मार्केट्स में हैं वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। कुछ सॉल्यूशंस जो डेक्स्ट्रॉन टाइप जो हैं हमारे ओटी में होते हैं वो भी प्ले कर सकते हैं। सर्जिकल टेक्निक्स एंड पेशेंट, सो सारे ग्रुप्स का और सबका ही ये जिम्मेदारी बनती है। अब हम डॉक्टर आयशा से ये पूछते हैं कि पूरी दुनिया में एडहियंस बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पाकिस्तान में का ही प्रॉब्लम है, ये एक आलमी मसला है। तो अगर जो चूँकि हमारे यहाँ पर लोगों का अवेयरनेस लेवल या तालीम इतना शऊरी लेवल इतना अच्छा नहीं होता, तो एडहियंस बनने में जिस तरह डॉक्टर नाइला ने बड़ा तफसीली बताया कि बाहर के या बैरूनी अवामिल भी होते हैं जिसकी वजह से एडहियंस बन रहे होते हैं। पेशेंट के होस्ट फैक्टर्स, उसके अपने अंदरूनी अवामिल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से एडहियंस बनते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है हीलिंग का, एडहियंस बनने ही बनने हैं। तो हमारा जो तालीमी निज़ाम देखते हुए, चूँकि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि पेशेंट में अगर एडहियंस बन गए और खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी हो गई, तो मरीज़ जो है वो हो सकता है कि डॉक्टर को ब्लेम करे कि डॉक्टर साहब आपने मेरा ऑपरेशन किया और उसके बाद मेरे मुस्तकिल तौर पर नीचे दर्द रहना शुरू हो गया इस ऑपरेशन के बाद। आपका तजर्बा इस बारे में क्या कहता है डॉक्टर आयशा? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। ऑल्दो के बाहर के मुल्कों में ये इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न कि एडिशन की वजह से पेशेंट के जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को इमोशनली, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली जो बर्डन आता है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर काम होना शुरू हुआ है कि हम इनके लिए कुछ नेचुरल कंसेंसस हमारा होना चाहिए। सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए, तमाम जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है अक्रॉस द बोर्ड, उन सबको पता होना चाहिए कि ये इसकी प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है। जब हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि प्रिवेंशन क्यों ज़रूरी है, ओनली देन वी कैन कम अप विद समथिंग कि जिसकी वजह से हम इसकी प्रिवेंशन के लिए इसके ऊपर काम कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। आई होप कि इस अवेयरनेस सेशन से हमारे फीमेल्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और हम एट द एंड ऑफ द डे किसी जनरल कंसेंसस के ऊपर आ सकेंगे कि जिसके बारे में हमें पता चल सके कि एडिशन प्रिवेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम प्रोफेसर नबीला शामी की तरफ जाते हैं कि प्रोफेसर भाई ये हमें समझाइएगा कि देखें जो सर्जरी में के बाद एडहियंस का रिस्क है वो दुनिया में हर जगह पर मौजूद रहता है। तो जब हम पेशेंट की सर्जरी के लिए बुलाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि उसको थोड़ा सा काउंसलिंग करनी चाहिए, बताना चाहिए इस बारे में कि आपकी सर्जरी के नतीजे में ये खुदा ना खासा एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और अगर इसमें इस तरह अगर कोई इंटरवेंशन है इससे बचाव के लिए, जिस तरह डॉक्टर नाइला ने जेल का भी जिक्र किया, या अच्छी सर्जिकल टेक्निक्स यूज़ करके उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सो दैट कि अगर खुदा ना खासा पेशेंट बाद में एडहियंस बनते हैं तो कम से कम डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। आपका तजुर्बा इस बारे में क्या है? हर मरीज़ का बुनियादी हक है कि उसे उसका जो प्रोसीजर होना है उसके बारे में भी बताया जाए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बताया जाए, और उसको ये भी बताया जाए कि हम इन चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं कि उसको कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो। मसलन एडहियंस बनना
ये एक्सप्लेन करना और मरीज़ को बताना ज़रूरी है कि एडहियंस बन सकते हैं, और अगर ये बन सकते हैं तो हम अगर इसको बचाने का तरीका ये है या कम करने का तरीका ये है कि हम एक बैरियर जेल जो है वो सर्जरी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें उस वुंड के ऊपर। लेकिन ये ना बताना शायद ज़्यादती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अब अवेलेबल हैं जो एडहियन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं। अगर मरीज़ को आपने बता दिया है और मरीज़ ऑप्ट करता है या कहता है कि जी मैंने नहीं ये लेनी, कॉस्ट की वजह या कुछ भी वजह है, मैंने ये नहीं लेनी, तो ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी आपकी तरफ से पूरी है कि आपने उसके नॉलेज में इजाफा कर दिया है। जाहिर है आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती किसी मरीज़ के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऑप्शनल ट्रीटमेंट है कि मरीज़ ऑप्ट करेगा तो आप देंगे, आप ज़बरदस्ती नहीं देंगे। अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर नाइला इसरार से कि आज के इस मौजू की मुनासबत से, यानी कि जो सर्जरी के बाद बनने वाले एडहियंस हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन और उनसे बचने के लिए आप हमारी पब्लिक को या ख़वातीन को स्पेसिफिकली क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट, और इट इज़ नॉट अ कॉमन, जिसको हम मेरे ख्याल सोचते ही नहीं है, एक मसला है, तो इसको आपने इसके लिए एक प्रोग्राम किया जो कि बहुत मेरे ख्याल अच्छी बात है, और इससे कुछ ना कुछ लोगों को हमारा पैगाम ज़रूर जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी जगह पे कोई जो फाइब्राइड्स हैं या रसौलियाँ हैं बहुत छोटी होती हैं, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत छोटी हैं, आपको प्रॉब्लम भी नहीं दे रही, लेकिन उनके अल्ट्रासाउंड पे उनकी तशख़ीस हो गई है, तो लोग भी बहुत ज़्यादा बज़िद होते हैं कि अब हमने ये मेजर ऑपरेशन करवाना ही करवाना है। तो जो पेशेंट्स को और लोगों को, वो ख़वातीन को चाहिए कि गैर ज़रूरी ऑपरेशन से परहेज़ करें। कभी भी अपनी मेजर सर्जरी के लिए ज़िद ना करें कि ये हो, क्योंकि इधर उधर से मालूमात ये मिल जाती है कि जहर फैल जाएगा, कैंसर बन जाएगा। हर रसौली, हर मसला जो है वो कैंसर नहीं बनाता। तो आप गैर ज़रूरी ऑपरेशन से इज्तनाब करें। फिर मैं कहूँगी जो ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशंस हैं वो उसी सूरत में कम हो सकते हैं जब आप बच्चे की पैदाइश में मुनासिब आर्जी वक्फ़ा रखें। आप मुस्तकिल वक्फ़ा ना रखें, आप आर्जी वक्फ़ा रखें। आपकी बॉडी टिश्यूज़ को हील करने की, स्ट्रेंथ लेने की भी जो टाइम है वो मिल जाएगा। अपनी हेल्थ अच्छी रखें। इंटरवेंशनल चीज़ें जो हैं वो इधर उधर से ना करवाएं। इसमें डॉक्टर्स का भी जब तक ज़रूरी ना हो ऑपरेशन ना करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ये हमारी लाइबिलिटी है। और टिश्यूज़ को अच्छी तरह हैंडल करें, और हम इधर उधर छोटी चीज़ों पे जो पैसा ज़ाया करते हैं उसकी बजाय अपनी सेहत पे लगाएं। सिंपलेस्ट बाय सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेयर्स। और ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप जो ऑपरेशन के बाद कुछ परसेंटेज कम या ज़्यादा में होना ही होना है, ये हर एडिशन पेनफुल नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि उसने कितने एरिया को इन्वॉल्व किया, किस ऑर्गन को किया, और आपकी अपनी जो पेन की टॉलरेंस है वो कैसी है। तो ऑपरेशन को अवॉइड करेंगे तो एडिशंस नहीं बनेंगी। इन्फेक्शंस और हेल्दी मेयर्स को अडेप्ट करेंगे तो आपकी जो बग़ैर ऑपरेशन के एडिशंस हैं वो नहीं बनेंगी। तो ख़वातीन बहुत बड़ा एक हिस्सा है, 50% के करीब पॉपुलेशन है, और हॉस्पिटल्स में जो जाना विज़िट्स ख़वातीन के वो ज़्यादा होते हैं, कुछ प्रेगनेंसी में, कुछ प्रेगनेंसी के बाद की या पहले की तकालीफ़ के लिए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी अपनी हेल्थ के लिए। तो यही बस मेरी रिक्वेस्ट है और पैगाम है, और आपको बहुत मुबारक देना चाहूँगी कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने हमारे तीनों माहिरीन की गुफ्तगू सुनी कि जो ऑपरेशन के बाद बनने वाले जो एडहियंस हैं, जिसमें हमारे अंदरूनी अज़ा आपस में चिपक जाते हैं और मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल भी कई दफ़ा हो जाते हैं और दोबारा सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जितनी एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहिबा ने फरमाई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर ऑपरेशन ना करवाएं, और जब भी कोई गायनी का निस्वानी अमराज हों या ज़चगी के मसाइल हों तो कोशिश करें कि आप एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, रादर दैन के जो हमारी दाइयों का भी रिवाज बड़ा आम है ना डॉक्टर साहबा, तो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि आपके सिचुएशन को देखते हुए आपके लिए बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो वज़ा करेंगी। तो आज तक के लिए प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।